तो फिल्म की कहानी एक गांव की है जहां हम सभी गांव वालों को किसी स्वामी जी से मिलने जाते देखते हैं। पूरे गांव में सिर्फ हरिशंकर और उसके लोग ही स्वामी जी से मिलने नहीं जा रहे थे, क्योंकि हरिशंकर को एक राजमहल साफ करवाना था। हम जान पाते हैं कि यह महल किसी बड़े जमींदार का था और हरिशंकर उनसे काफी कम पैसे में यह महल लेने को राजी हो गया था। इस सौदे से हरिशंकर को बहुत फायदा होने वाला था। बस दिक्कत यह थी कि वो जमींदार अब नहीं रहा और महल को अपने नाम करवाने के लिए हरिशंकर को जमींदार के 3 बच्चों की सिग्नेचर चाहिए। जमींदार के 2 बेटे थे और एक बेटी, और बेटी काफी साल, तकरीबन 25 साल पहले घर से नौकर के साथ भाग के शादी कर ली थी। अब वो फाइनली वापस आ रही है, तो ऐसे में उसकी सिग्नेचर मिल जाएगी। देन परिवार के सभी लोग महल में आने वाले थे, तो एक आध हफ्ते में पेपर वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए हरिशंकर सबके आने से पहले महल साफ करवा रहा था और यहाँ महल के एक एरिया में इन सबको सांपों का बड़ा सा घर मिलता है। हरिशंकर का एक आदमी इस जगह पे भाला चलाता है और ऐसे में वहां से लगातार खून निकलने लगता है। हरिशंकर इस सब पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन हम भी उस खून वाली जगह से एक ह्यूमन हैंड निकलते देखते हैं। वहीं पैरेलल में गांव के सभी लोग स्वामी जी से मिलने ट्रेन में गए थे और स्वामी जी इस गांव में आने वाले खतरे को भांप लेते हैं। वो कहते हैं कि जल्द ही मुझे तुम्हारे गांव में आना पड़ेगा टू गेट रिड ऑफ ईविल। फिलहाल मुझे एक जरूरी पूजा के लिए जाना है, लेकिन तब तक सब लोग अपना ख्याल रखना। अब उस रात महल के अंदर वहां के कुक की मौत हो जाती है और हम व्यूअर्स क्लियरली देख पाते हैं कि ये काम किसी बुरी आत्मा का था। खैर, अगली सुबह परिवार के सभी लोग आते हैं और यहाँ मैं आपको कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो जमींदार की बेटी का नाम ईश्वरी है, जो कि नौकर केशवन के साथ भागी थी और उसका अब एक बेटा भी बड़ा हो गया है, जिसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इनको स्टेशन पे लेने ईश्वरी का भाई आया था और उसके साथ उसके दोस्त रघुवीर की एक बेटी भी आई थी जिसका नाम था माया। अब जमींदार का एक और बेटा था, राइट, वो शायद अब इस दुनिया में नहीं रहा था, तो उसकी जगह जमींदार के उस बेटे का बेटा आया जिसका नाम मुरली है और मुरली के साथ उसकी बीवी माधवी आई है। जब माधवी महल के अंदर जा रही होती है तो वो एक बच्ची को खुद से बात करते पाती है। पूछने में पता चलता है कि ये बच्ची घर के एक मेड की बेटी है और लोगों का मानना है कि बच्ची मेंटली स्टेबल नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में ही हमेशा बड़बड़ाती रहती है। खैर, उस रात से ही महल में असाधारण गतिविधियां शुरू हो जाती है। लाइक माया की परछाई आईने में रुक जाती है। देन ईश्वरी को अपने बिस्तर पे किसी की प्रेजेंस फील होती है और हद तो तब होती है जब माधवी अपने कमरे में एक भूतिया आकृति को पाती है और ये आकृति खूनी हाथों से मुरली की तरफ ऐसे इशारा कर रही थी मानो उसे मुरली चाहिए। खैर, अगले दिन हम महल में 3 और लोगों को चोरी छुपे घुसते देखते हैं और इनमें मेन इंसान था पालसामी और बाकी 2 उसके चेले थे। पालसामी की दादी का महल के ओरिजिनल ओनर यानी जमींदार के साथ चक्कर था और वो उस महल में कोई फोटो या कोई सबूत की तलाश में आया था जिससे वो भी महल में हिस्सा मांग सके। फिलहाल पालसामी यहाँ खुद को एज कुक बताता है और अपने दोनों आदमियों को असिस्टेंट कुक्स, जिससे तीनों को महल में नौकरी मिल जाए और वो लोग महल में सर्चिंग वगैरह कर सके। इसी बीच घर के अंदर एक वाटर पाइप फट जाता है। नौ महल में और भी कुछ असाधारण गतिविधियां होती हैं जिसका शिकार केशवन होता है। इससे केशवन की मेमोरी काइंड ऑफ 25 साल पीछे चली जाती है, यानी कि उसे लगने लगा था कि वो महल का नौकर है और उसे ईश्वरी को पटाना है। इन्हीं वारदातों के बीच माया पाती है कि फटे पाइप के कारण वार्डरोब में पानी घुस गया था और इसी वार्डरोब में जमीन के कागजात थे जो कि पूरी तरह भीग चुके थे। ऐसे में हरिशंकर और मुरली नए कागजात बनवाने शहर जाते हैं, क्योंकि ये वाला कागज तो अब किसी काम का नहीं रहा। अब उसी रात हम वापस से महल की स्पिरिट या भूतनी को देखते हैं, जो कि यहाँ के पियक्कर ड्राइवर को आईने के अंदर खींच लेती है, इम्प्लाइंग कि वो ड्राइवर को मार ही दी होगी। अब अगले दिन गांव में माता जी का त्योहार था और यहाँ हम जान पाते हैं कि आने वाले शिवरात्रि को एक सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ऐसा 150 साल बाद हो रहा है और इससे गांव में मुसीबतें भी आ सकती है, क्योंकि उस दिन इविल पावर्स अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पे होगी। तो इसी को काउंटर करने के लिए गांव में 3 माताओं को उतारा जाएगा, काइंड ऑफ त्रिवेणी संगम करके नदी में उतारा जाएगा ताकि गांव में कोई प्रॉब्लम्स ना आए, और आज इनके गांव की माता का प्रस्थान था। खैर, त्योहार के बीच ही यहाँ एक नया मेन कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम रवि है और रवि माधवी का भाई है। पेशे से रवि एक लॉयर है और वो भी कुछ दिन के काम वगैरह के सिलसिले में इस गांव में आया है। अब महल वापस आने पे माधवी रवि से कहती है कि उसे इस महल में भूत की प्रेजेंस फील हुई है और रवि इस बात को काफी हल्के में लेता है। इन दोनों की बातों से हम जान पाते हैं कि शादी से पहले एक बाइक एक्सीडेंट के कारण माधवी शायद कभी मां नहीं बन सकती है, और ये जानते हुए भी मुरली माधवी से शादी किया। दिस प्रूव्स कि मुरली कितना अच्छा इंसान है एंड माधवी इज स्टिल होपफुल कि वो मां बन जाए, और वो अब भी दवा वगैरह करती
देती है, टेस्ट वगैरह करवाती रहती है कि बाई चांस उसका लक निकल जाए। अब इस कॉन्वर्सेशन के दौरान भी माधवी को महल की इविल स्पिरिट नजर आती है, लेकिन रवि को कोई नहीं दिखती। अब आगे रवि को माया भी कहती है कि महल में कुछ तो गड़बड़ है, और ऐसे में रवि हर जगह कैमरा लगा देता है। रवि पाता है कि वो मेड की छोटी बेटी अक्सर अपने आप में बात करती रहती है, और पूछने पे वो कहती है कि वो किसी देवी दीदी से बात कर रही है। इनफैक्ट ये बच्ची एक ड्राइंग भी बनाई थी देवी दीदी की, और ये ड्राइंग किसी भूत की लग रही थी। अगली रात महल पे एक बाबा आते हैं, और रवि देखता है कि वो बाबा एकदम से डर के भागते हैं। इनफैक्ट रवि को भी महल की एक खिड़की पे इविल स्पिरिट क्लियरली दिखाई देती है, और अब कहीं ना कहीं रवि को भी यकीन हो गया था कि महल में कोई भूत तो जरूर है। हद तो तब होता है जब अगले दिन घर का एक और नौकर मृत पाया जाता है, यानी अब तक एक कुक, एक ड्राइवर और एक नौकर मारे जा चुके हैं। इन तीनों की लाश गांव में कहीं तो पानी के नजदीक गिरी मिलती है। इस पॉइंट तक मुरली और हरिशंकर भी गांव वापस आ चुके थे, और अब सभी परेशान थे। इन सारी घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए रवि उस बाबा से मिलता है जो कि महल से पिछली रात भागे थे। बाबा का कहना था कि महल में वो क्लियरली किसी औरत के अंदर बुरी आत्मा को देख पाए हैं, और वही आत्मा लोगों को मार रही है। बाबा यहाँ रवि को एक खास अंडा देते हैं, क्योंकि ये अंडा इविल स्पिरिट के प्रेजेंस में अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब इसके अंदर कुछ तो हलचल होगी। खैर महल पे पुलिस सभी लोगों से पूछताछ कर रही थी, और रवि वहां अंडा लेके बैठता है। तो एक एक करके महल के सभी लोग वहां आते हैं, लेकिन अंडा में कोई हलचल नहीं होती। लेकिन जब माधवी वहां आती है तो अंडा एकदम से नाच के गिर जाता है, और अंडे में से खून निकलता है। इससे एक बात तो क्लियर हो गई थी कि रवि की बहन माधवी के अंदर ही वो बुरी आत्मा समा गई है। इसके बाद हम व्यूअर्स को भी मिरर के थ्रू क्लियरली दिखाया जाता है कि माधवी के शरीर पे किसी का तो कब्जा है, और यहाँ हम पहली बार इस बुरी आत्मा का असली रूप देख पाते हैं, जिसका नाम था देवी। अब देवी के बारे में पता लगाते हुए रवि गांव में जाता है, जहां लोगों का कहना था कि देवी तो कुछ साल पहले गायब हो गई थी। देवी पे मंदिर से भगवान के गहने चुराने का इल्जाम भी लगा था। तभी रवि की मुलाकात इस गांव के पुजारी की बेटी से होती है, और वो रवि को देवी का सच बताती है। दरअसल बहुत छोटी उम्र में ही देवी का परिवार गांव में पूजा करने आए थे, और एक कार एक्सीडेंट में सभी मारे गए, और तब से पुजारी जी ही देवी को अपने पास रख के पाले पोसे, यानी कि ये लड़की और देवी एक तरह से बहनें हो गई। यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ कुछ साल पहले गांव में मुरली आया था, जो कि उस वक्त शादीशुदा नहीं था, और तब देवी की मुलाकात मुरली से हुई थी। अब इनिशियली तो ये दोनों बहुत अटपटे ढंग से मिले थे, लेकिन कहीं न कहीं ये दोनों एक दूसरे को चाहने लग गए थे। इनफैक्ट पालसा में भी देवी को जानता था। अब देवी खास थी, क्योंकि 5 साल की उम्र से ही हर चंद्र पूर्णिमा के दिन उसके अंदर माता आती थी, और उस स्टेट में देवी पूरे गांव में सभी के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देती थी। इस खास दिन पे देवी के मुंह से निकली हर बात हमेशा सच ही होती आई थी। यहाँ देवी से मुरली की मां पूछती है कि शादी के लिए मेरे बेटे के लिए सबसे अच्छी लड़की कौन होगी, और देवी विजन्स में खुद को देखती है। ऐसे में देवी इस बात का जवाब दिए बिना बेहोश हो जाती है। अब अगले दिन मुरली देवी से मिलता है और अपने प्यार का इजहार करता है। इनफैक्ट वो कहता है कि अगर देवी भी उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहती है तो कल 4 बजे से पहले वो उससे जरूर मिलेगी, क्योंकि कल 4 बजे वो वापस शहर चला जाएगा। अब अगले दिन देवी टाइम से घर से निकली भी ताकि वो मुरली से मिल सके, लेकिन तब से ही वो गायब हो गई, और समहाउ उस पे मंदिर के गहने चोरी करने का इल्जाम भी लग गया। खैर तो यहाँ से वापस हम प्रेजेंट में आते हैं, और घर पे पहुंचते हैं, जहाँ पे माधवी के अंदर अब भी देवी है, और वो पाल सैमी और उसके दोस्त को पीटती है, फिर उन्हें ये सब भुलवा भी देती है। यहाँ घर पे फिलहाल देवी की बहन आई थी, और अकेले में माधवी उसे अपना असली रूप दिखाती है। इस पॉइंट पे देवी अपनी आगे की कहानी अपनी बहनों को बताने लगती है, और रवि भी छुप के सब सुन रहा था। दरअसल जब देवी मुरली से मिलने जा रही थी तो रास्ते में मंदिर का चेयरमैन देवी को रोक के मंदिर ले जाता है। क्यों? क्योंकि मंदिर के गहने चोरी हो गए थे, और कोई वहां नकली गहने रख दिया था। अब जैसे ही देवी नकली गहने छूती है, वो समझ जाती है कि ये चोरी हरिशंकर ने किया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में देवी रोड पे हरिशंकर को कन्फ्रंट करती है, लेकिन हरिशंकर देवी पे हमला कर देता है। देवी भागते हुए महल पहुंचती है, लेकिन महल के नौकर, कुक और ड्राइवर मिलकर देवी का मुंह बंद करा देते हैं, और देवी की आंखों के सामने मुरली वहां से निकल जाता है। क्योंकि मुरली को पता ही नहीं था कि देवी आसपास है। मुरली एक अच्छा इंसान था, उसका इसमें कोई भागीदारी नहीं था, लेकिन उसे तो पता ही नहीं था कि देवी की जान खतरे में है। ये लोग देवी को छुपा दिए थे। तो हाँ, मुरली चला गया, और उसके जाने के बाद हरिशंकर और उसके आदमी देवी को मार देते हैं, और गहने चोरी का इल्जाम उसी पे डाल देते हैं। इनफैक्ट ये लोग देवी को जब दफनाने जाते हैं तो देवी अब भी पूरी तरह से मरी नहीं थी, लेकिन ये लोग चोटिल हालत में ही देवी को उस महल के अंदर ही एक जगह पे दफना देते हैं, और ये वही जगह थी जहां महल को साफ करते वक्त सांपों का टीला बन गया था। तो मोस्ट प्रोबेबली जब इस टीला को हटाया गया होगा तो देवी की आत्मा आजाद हो गई, और अब उसे बदला चाहिए। सिर्फ बदला ही नहीं, उसे अब मुरली भी चाहिए, जो कि माधवी का हस्बैंड है, तभी तो वो माधवी के ही शरीर में आई है। तो इस पॉइंट तक देवी माधवी के ऊपर बहुत हावी होने लगी थी। इनफैक्ट वो तो बाहर जाके हरिशंकर पे हमला भी कर देती है। अब इस हाथापाई में ऐन मौके पे हरिशंकर भगवान की मंदिर में गिर जाता है, जिसमें देवी
घुस नहीं पाती, वरना हरिशंकर की मौत निश्चित थी। मीनवाइल वो बाबा बताते हैं कि किसी भी हाल में देवी और मुरली का मिलन नहीं होना चाहिए, वरना वो लोग हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। बेसिकली रवि अपनी बहन माधवी को हमेशा के लिए खो देगा। रवि घर जाके सभी को देवी के बारे में बताता है और बाबा के दिए गए एक कवच को छू के सभी माधवी का असली रूप भी देख पाते हैं, यानी कि वो लोग देवी को क्लियरली देख पाते हैं। रवि सबको बोल देता है कि किसी भी हाल में माधवी और मुरली इंटीमेट नहीं होने चाहिए, यानी उनका मिलन नहीं होना चाहिए। और तब तक वो उन गुरुजी से मिलने जाएगा जो कि मूवी के स्टार्ट में ही कहे थे कि वो इस गांव में जरूर लौटेंगे शैतानी आत्मा को दूर भगाने के लिए। बस फिर क्या था, घर वाले अजीब अजीब बहाने बना के माधवी और देवी को एक दूसरे से दूर करने में लग गए थे। बेसिकली इन दोनों को डिस्टर्ब कर रहे थे। वहीं रवि गुरुजी के पास पहुंच जाता है। गुरुजी बताते हैं कि इस महाशिवरात्रि पे जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा तो उस टाइम के बाद मध्य समय तक दुष्ट शक्ति का प्रभाव अधिक होगा, यानी देवी अपनी पूर्ण शक्ति को हासिल कर लेगी। उस वक्त अगर माधवी के अंदर वाली देवी और मुरली का मिलन हो गया तो कोई शक्ति उन्हें अलग नहीं कर पाएगी। इसको रोकने का दो उपाय है। पहला उपाय तो यह कि देवी खुद से माधवी के शरीर को छोड़ दे, जो कि होने से रहा। तो दूसरा उपाय यह है कि त्रिवेणी संगम के टाइम पर अगर वो लड़की भी जल में उपस्थित हो, यानी माधवी जिसके अंदर अभी देवी है, तो माता की शक्ति उसे बंदी बना लेगी और माधवी बच जाएगी। ऐसे में गुरुजी और रवि दोनों घर की तरफ निकलते हैं। वहीं घर में माधवी और मुरली इंटीमेट होने वाले थे कि तभी माधवी के अंदर की देवी फील करती है कि हरिशंकर मंदिर से बाहर पुलिस द्वारा निकाला गया है। ऐसे में माधवी उर्फ देवी तुरंत हरिशंकर को ढूंढ निकालती है और उसे जान से मार देती है। पुलिस भी ये सब देख रही थी। हालांकि पुलिस को माधवी या देवी कुछ दिख नहीं रही थी, उन्हें बस दिख रहा था कि हरिशंकर हवा में अपने आप ही पटका जा रहा है और मारा जा रहा है। दूसरी तरफ अब तक गुरुजी और मुरली घर पे आ गए थे और वो सभी घर वालों को यहाँ से भाग जाने को कहते हैं। सब भागते हैं, लेकिन जब मुरली महल में अपने कमरे से निकलने की कोशिश करता है तो वो एक अदृश्य शक्तियों द्वारा अंदर ही फेंका जाता है। बेसिकली देवी अपनी शक्तियों से मुरली को बाहर ही नहीं जाने दे रही थी। गुरुजी कहते भी हैं कि मुरली को दुष्ट शक्तियां यहाँ से निकलने नहीं देंगी और ऐसे में गुरुजी कुछ मंत्र उच्चारण करके जल छिड़कते हैं, जिसके बाद मुरली फाइनली निकल पाता है। अब इससे पहले ये तीनों महल से बाहर निकलते देवी उर्फ माधवी यहाँ वापस आ चुकी थी। वो इन सब पे हमला करती है। इनफैक्ट वो माधवी के शरीर को चोट भी पहुंचाने लगती है ताकि रवि उसे रोकना बंद करे। ऐसे में गुरुजी अपने 108 रुद्राक्ष की माला को तोड़ के एक अग्नि घेरा बनाते हैं जिसमें माधवी कैद हो जाती है। गुरुजी कहते हैं कि वो माधवी को 15 मिनट तक थाम के रखेंगे और इतने दिन में रवि को मुरली के साथ संगम पे पहुंचना होगा। संगम पे इसलिए क्योंकि ऑफ कोर्स माधवी उनका पीछा करके वहां आएगी ही और वहीं पे माधवी के अंदर से देवी को निकाला जा सकता है। तो ये दोनों कार में संगम की ओर जाते हैं, जहां इन्हें रास्ते में कई बाधाएं आती हैं क्योंकि देवी उर्फ माधवी महल से ही काफी कुछ कंट्रोल कर रही थी। मीनवाइल पैरेलल में आज माताओं की पूजा भी हो रही थी और त्रिवेणी यानी 3 माताओं को संगम में उतारा भी जाने वाला था। एक पॉइंट पे गुरुजी द्वारा लगाई गई अग्नि कमजोर पड़ती और ऐसे में देवी गुरुजी पे हमला करके इस अग्नि घेरे से आजाद हो जाती है। वो तुरंत मुरली और रवि के कार के सामने आ जाती है, जिससे इनका कार एक्सीडेंट होकर नदी में गिरता है। तो इस पॉइंट पे जल के अंदर यानी हम कह सकते हैं संगम में रवि, मुरली और माधवी रूपी देवी तीनों थे और ऐसे में यहाँ हाथापाई शुरू हो जाती है। एन वक्त पे रवि ये तक रिवील करता है कि वो डॉक्टर से बात किया है और माधवी मां बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, माधवी के टेस्ट और दवा वगैरह सब कुछ काम कर गए थे और टेस्ट पॉजिटिव आया था और इस इमोशनल बात को सुन के माधवी कुछ देर के लिए अपने होश में आती है, लेकिन पलक झपकते ही देवी वापस उस पर हावी हो गई थी और वो मुरली को अब मारना चाहती थी। क्यों? क्योंकि मिलन का समय तो निकल गया। तो अब देवी का मानना था कि अगर इनका मिलन पृथ्वी पे नहीं हो सका तो आफ्टर लाइफ में ही हो जाएगा, जिसके लिए मुरली को मरना तो पड़ेगा। तो एकदम लास्ट मोमेंट पे देवी पानी से बाहर आने वाली होती है, लेकिन रवि उसके पैर को पकड़ लेता है और उसी टाइम पे त्रिवेणी मां को संगम में उतारा जाता है और उनकी शक्ति के प्रभाव से माधवी के अंदर से देवी बाहर निकल जाती है। इससे माधवी बेहोश हो जाती है और हम हवा में देवी की आत्मा को देखते हैं जो कि धीरे धीरे करके बिखर जाती है। इस पॉइंट पे माधवी को होश आता है और फिल्म भी खत्म हो जाती है। अब फिल्म में एक और सीन बाद में भी आती है जो कि आपको YouTube पे नहीं मिलेगी, लेकिन उस सीन में 2 बातें होती है। पहली तो ये कि रवि और माया काइंड ऑफ एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और दूसरी बात ये कि जब पूरा परिवार महल के बाहर फोटो ले रहा होता है तो हम खिड़की पे किसी घोस्टली फिगर को मूव करते देखते हैं। दिस सजेस्ट्स कि मोस्टली देवी अब भी हमारी दुनिया में ही है, मे बी सिर्फ कैद हो गई हो, या फिर यहाँ हमें सिर्फ टीज किया गया है विद सम अदर घोस्ट। अब एक्चुअल में क्या है उसका खुलासा तो शायद आगे की फिल्मों में ही होगा। तो
तो फिल्म की शुरुआत में हम देवी माँ की एक बड़ी सी मूर्ति देखते हैं जिसे लोग कुछ दिन के लिए टेंपल से मूव कर रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मंदिर का रेनोवेशन चल रहा था और रेनोवेशन के दौरान मूर्ति या फिर मंदिर में किसी तरह की क्षति नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मूर्ति को टेम्पररली 10 दिन के लिए हटाया जा रहा था। 10वें दिन देवी माँ की मूर्ति को पूरी विधि विधान के साथ वापस यहाँ स्थापित किया जाने वाला था। अब गांव वालों का मानना था कि देवी माँ ही उनके गांव की रक्षा करती आई हैं और इन 10 दिनों में देवी माँ के ना होने से गांव में बुरी शक्तियों से खतरा हो सकता है। इनफैक्ट इसके तुरंत बाद हम कुछ तांत्रिकों को देखते हैं जो मंदिर से कुछ दूरी पे ही अजीब रिचुअल्स कर रहे थे। ये तांत्रिक लोग जान रहे थे कि देवी माँ अभी नहीं है और उनके ना होने का फायदा उठा रहे थे, यानी कि वो बुरी आत्माओं को हमारी दुनिया में बुला के कैद कर रहे थे टू रूल ओवर द वर्ल्ड। इसी दौरान एक बहुत ही ताकतवर बुरी आत्मा आजाद हो जाती है जिसे कोई भी तांत्रिक कंट्रोल नहीं कर पाता और ऐसे में सारे तांत्रिक भागते हैं। यह आत्मा ट्रैवल करते हुए गांव के एक महल में प्रवेश करती है और इस आत्मा को महल में जाते एक बाबा देख लेते हैं जो कि गूंगे थे। अब इस महल के जो मालिक थे वही टेंपल की रेनोवेशन का काम भी करवा रहे थे और वो जब अपने महल वापस जा रहे थे तो वो गूंगे बाबा इन्हें चेतावनी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा तो कुछ बोल सकते नहीं थे, वो बस शोर मचा रहे थे तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आता और मालिक बिना परवाह किए महल में जाते हैं। ऐसे में उस रात एक शैतानी शक्ति मालिक पे हमला कर देती है जिससे उन्हें काफी चोट आती है और घर वाले उन्हें तुरंत अस्पताल लेके जाते हैं। अस्पताल में पता चलता है कि मालिक कोमा में जा चुके हैं और कोमा के दौरान उनका ख्याल महल पे ही रखा जाएगा। अब इससे पहले मैं आपको आगे की कहानी बताऊं, मैं आपको कुछ कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कर देता हूं जो कि फिलहाल महल में हैं। तो मालिक के 2 बेटे हैं जिसमें बड़े बेटे का नाम रमेश है और रमेश की बीवी का नाम संध्या है। इस कपल का एक छोटा बेटा भी है जिसका नाम सुरेश है। अब मालिक के छोटे बेटे का नाम मुरली है और उसकी फियांसे का नाम अनीता है। घर में कुछ नौकर भी है जिसमें एक भाई बहन है नेम्ड कोमल एंड वीरा। इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि वीरा कोमल को उसके आशिक के साथ ट्रेन पे भागने नहीं दिया था जिसकी वजह से कोमल आज तक कुंवारी है और इसके लिए वो अपने भाई वीरा को ही दोषी मानती है। दिन घर में एक मंजू नाम की नर्स भी आई है टू टेक केयर ऑफ मालिक और मंजू थोड़ा अजीब बिहेव कर रही थी। खैर लोगों का कहना था कि एक वैद्य है जो कि किसी भी तरह की बीमारी का इलाज कर देते हैं और उन्हें भी मालिक को ठीक करने के लिए बुलाया जाए। तो वैद्य को खत लिखा जाता है लेकिन वैद्य तो अब चल बसे थे और ये बात किसी को पता नहीं थी। तो ऐसे में ये खत वैद्य के बेटे देवदास को मिलता है जो कि इडली डोसा का ठेला चलाता था और उसका ठेला भी एक दिन टूट गया। तो इन अमीर महल वाले लोगों को लूटने के लिए देवदास अपने बाप जैसी नकली मूछ दाढ़ी लगा लिया और वो नकली वैद्य बन के अपने चेले के साथ महल पहुंच गया। अब यहाँ हम एक और कहानी जान पाते हैं कि कोमल जिसके साथ भागने वाली थी वो देवदास का पिता यानी वैद्य जी ही थे इन हिज यंग डेज। तो ऐसे में कोमल को लगता है कि वैद्य जी ही वापस आ गए हैं और वो इन पे लाइन मारने लगती है। इनफैक्ट कोमल का भाई वीरा भी अब चाहता था कि वैद्य जी कोमल को अपना ले क्योंकि उस बात को तो 25 साल हो गए हैं और अब तक उसकी बहन कुंवारी है। वही देवदास जो कि अपने पिता यानी वैद्य जी का रूप लेके आया था उसे कोमल तो ऑफ कोर्स बिल्कुल पसंद नहीं थी लेकिन उसे पसंद थी नर्स मंजू। तो अब जबकि आप महल में रहने वाले सभी लोगों की डायनामिक्स जान गए हैं तो अब हम कहानी में आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे मंजू को अजीब तरह से पूजा करते देखते हैं। वहीं बच्चे सुरेश को अजीब आकृतियां नजर आ रही थी। हद तो तब हो जाता है जब एक रात मुरली अपने पिता को बेड से ऊपर हवा में लेविटेट करता पाता है। हम देख पाते हैं कि मुरली के ऊपर एक घोस्टली फिगर थी और मुरली श्योर हो गया था कि यहाँ कुछ तो पैरानॉर्मल जरूर है। अब अगली सुबह मुरली अपनी फियांसे अनीता के साथ था और वो नोटिस करता है कि घर का ड्राइवर अनीता को गंदी नजर से देख रहा था। ऐसे मुरली ड्राइवर को अच्छा खासा पीट के वहां से भगा देता है और इसमें ड्राइवर का हाथ भी टूट जाता है। अब उस रात ड्राइवर दारू वारू पी लेता है और एक चाकू लेकर वो मुरली से बदला लेने यानी उसे मारने वापस महल में आता है, लेकिन यहाँ उस ड्राइवर पे वो बुरी आत्मा हमला करके उसे मार देती है। इस हादसे के दौरान हम मंजू को कभी खिड़की पे तो कभी कुएं के पास छिपते पाते हैं। वहीं अनीता के साथ भी असाधारण गतिविधियां होती है। अब ड्राइवर को मृत अवस्था में मुरली पाता है और ऐसे में अगली सुबह पुलिस मुरली को ही पकड़ ले जाती है क्योंकि एक दिन पहले मुरली ही ड्राइवर से लड़ा था। ये सब कांड हो जाने के बाद रवि नामक इंसान महल पे आता है जो कि अनीता का भाई है और पेशे से वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। मंजू को एक ही लुक में रवि पसंद आने लग गया था और अब तक देवदास भी अपनी नकली मूछ ये बोल के हटा लिया था कि वो हेयर डाई कर लिया है। खैर कमिंग टू रवि, यहाँ अनीता उसे बताती है कि महल में कुछ तो गड़बड़ जरूर है और ऐसे में रवि अपनी तहकीकात शुरू करता है और उस रात एक हादसा भी होता है। बेसिकली हम एक डॉल को देख पाते हैं जो कि मूव कर रहा था और ये डॉल सुरेश को ल्योर करके एक पानी से भरी जगह पे ले जाता है एंड देन वही बुरी आत्मा सुरेश को पानी में खींच के डुबाने लगती है। इस अनहोनी का एहसास उन गूंगे बाबा को हो गया था जो कि महल के बाहर आके शोर मचाते हैं। वो रवि के ऊपर कीचड़ फेंकते हैं और ऐसे में रवि जब अपना शर्ट साफ करने पानी वाले प्लेस पे जाता है तो पानी में वो सुरेश को डूबता हुआ पाता है। रवि फौरन सुरेश को बचाता है और इस पॉइंट पे रवि समझ
गया था कि वो बाबा उसकी मदद कर रहे थे सुरेश को बचाने में। अब अगले दिन रवि सुरेश से बात करता है और यहाँ हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि ये बुरी आत्मा सुरेश को दिख रही थी। इसके बाद रवि सीधा मंजू को कन्फ्रंट करता है क्योंकि मंजू की हरकत थोड़ी अजीब थी। मंजू रिवील करती है कि वो तो बस हर रात पूजा करके फल वगैरह कुएं में डालती है। ऐसा करने से उसकी एक अच्छी लड़के से जल्द ही शादी हो जाएगी और वो चुपके से ये सब इसलिए करती है क्योंकि पूजा थोड़ी अजीब सी है और लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलनी चाहिए। सो इट वाज क्लियर कि मंजू निर्दोष है और ऐसे में रवि घर के बाउंड्री वॉल के पास छानबीन शुरू करता है। बाउंड्री वॉल के पास ही क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो ड्राइवर का एक हाथ टूटा था तो वो खुद से तो बाइक चला के घर पे आया नहीं होगा, उसके साथ कोई और तो जरूर आया होगा, यानी बाउंड्री वॉल के पास कोई सबूत मिल सकता है। और इनफैक्ट वहां उसे एक मेजरिंग टेप मिलता भी है जिसपे एक कारपेंटर का नाम भी लिखा हुआ था। रवि फौरन उस कारपेंटर से मिलता है और यहाँ रवि को पता चलता है कि ड्राइवर को महल तक कारपेंटर ही अपनी बाइक से छोड़ा था। कारपेंटर क्लियरली देखा था कि ड्राइवर को एक बुरी आत्मा मारी थी और हड़बड़ी में भागने के चक्कर में उसका मेजरिंग टेप वहां गिर गया। अब कारपेंटर यहाँ कुछ और भी बातें रवि को बताता है जो हम व्यूअर्स को कहानी में आगे पता चलेगा। तो आगे महल में मुरली भी बेल पे वापस आ गया था और रवि हर जगह कैमरा और हीट सेंसर्स लगा दिया था। इनकी मदद से रवि, मुरली और मंजू को स्पिरिट्स दिखती भी है व्हिच वाज वेरी स्कैरी फॉर देम। मीनवाइल हवेली में सुरेश कहीं गायब हो गया था और उसे सब खोजने लगते हैं। अब सुरेश तो एक जगह बैठा मिल जाता है लेकिन ये इविल स्पिरिट रमेश पे हमला करके उसे खींचते हुए कहीं ले जाती है। ये सारी फास्ट मूवमेंट्स रवि के कैमरे में कैप्चर हुआ था और एक एक फ्रेम बढ़ा के देखने पे रवि को एक लेडी की क्लियर फेस दिखती है जो रमेश को खींच रही थी। अब इस लेडी को मुरली पहचान जाता है क्योंकि ये माया नाम की लड़की थी जो कि मुरली की बहन थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है जहां हम जान पाते हैं कि रमेश और मुरली की एक बहन भी थी जिसका नाम माया था। माया सबकी लाडली थी, उसे सब कोई बहुत ज्यादा पसंद करते थे। इनफैक्ट इनके पिता यानी मालिक जी माया के नाम से ही सारा बिजनेस खोले थे क्योंकि माया के जन्म के बाद ही उनकी बहुत तरक्की हुई थी। लेकिन एक दिन माया अचानक से घर और गांव छोड़ के भाग गई। क्यों? क्योंकि उसे वहीं पे काम करने वाले एक मैनेजर से प्यार हो गया था जिसका नाम अरुण था और ये चीज शायद माया के पिता कभी एक्सेप्ट नहीं करते। तो इस बात को कुछ समय बीत गया और एक दिन बेंगलुरु के हॉस्पिटल में कोइंसिडेंशियली मुरली माया को देखता है जो कि अब प्रेग्नेंट भी थी। माया के साथ उसका पति अरुण था और ऐसे में मुरली इनके घर का पता लगाता है और वो अपने पिता और भाई के साथ जाता है। सभी लोग माया और अरुण को एक्सेप्ट करते हैं। इनफैक्ट इनके पिता तो कहते हैं कि तुम लोग गांव आ जाओ, तुम्हारा एकदम स्वागत होगा और मैं अपनी आधी संपत्ति भी तुम्हें दे दूंगा। अब संपत्ति से तो माया को उतना लेना देना नहीं था लेकिन माया वाज वेरी हैप्पी कि उसे एक्सेप्ट किया गया है, साथ ही अरुण को भी एक्सेप्ट किया जा रहा है और इतनी इज्जत मिल ही रही थी तो माया और अरुण गांव आने के लिए भी राजी हो जाते हैं। तो जिस दिन माया और अरुण को गांव आना था उस दिन मुरली स्टेशन पे एकदम इनके स्वागत के लिए खड़ा था लेकिन ट्रेन में ये दोनों थे ही नहीं। उस दिन के बाद मुरली को माया या फिर अरुण के बारे में कुछ पता ही नहीं लग पाया। इनफैक्ट वो लोग तो अपने बेंगलुरु वाले घर को भी खाली कर दिए थे। तो इस फ्लैशबैक को सुनने के बाद रवि कहता है कि मुझे पता है माया और अरुण के साथ क्या हुआ, यानी कि उसे आगे की कहानी पता थी। अब रवि को कैसे पता? क्योंकि रवि को वो कारपेंटर आगे की कहानी बताया था। अब कारपेंटर को कैसे पता? उसे ड्राइवर से बताया था जो कि आगे के हादसों का भागीदार भी था। सो अगेन हम फ्लैशबैक में चलते हैं जहां माया और अरुण ट्रेन में बैठ के गांव आ रहे थे लेकिन उन्हें एक स्टेशन पहले ही रमेश उतरवा लेता है। रमेश का कहना था कि मैं तुम्हें पहले ही उतरवा रहा हूं क्योंकि हो सकता है गांव में कुछ लोगों को तुम्हारा आना पसंद नहीं हो तो यहां से हम बाय रोड जाएंगे। देन वो इन्हें सुनसान इलाके में ले जाता है और वहां वो ड्राइवर के साथ मिलके माया के पति अरुण को जान से मारने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि सुरेश का कहना था कि माया इनके खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। दरअसल अरुण शायद दूसरी जाति का था और मालिक का खानदान खुद को ऊंचली जाति का मानता था। ऐसे में यहाँ काफी भागदौड़ होती है लेकिन ये दोनों भाग नहीं पाते। एन वक्त मालिक जी यानी माया के पिता भी यहाँ आते हैं और वो भी इस सब में मिले हुए थे। वो माया को अपने हाथों से ही जहर देके उसे पीने बोलते हैं क्योंकि प्रेग्नेंट वगैरह होने के बाद वो माया को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। उसके पेट में अरुण का बच्चा पल रहा है जो कि उनके हिसाब से उनकी जाति का नहीं है। अब माया इस शर्त पे जहर पीने के लिए राजी होती है कि ये लोग अरुण को यहाँ से जाने देंगे, उसे जिंदा छोड़ देंगे। तो सब हाँ हाँ करते हैं लेकिन जैसे ही माया जहर पीती है ये लोग उसकी आंखों के सामने अरुण को मार गिराते हैं। ऐसे माया तड़पने लगती है और उसके पिता अपनी हाथों से माया का गला घोट कर उसे मार देते हैं। देन ये लोग लाश को वहीं कहीं दफना देते हैं। तो अब माया की आत्मा लौट आई है और उसे पूरे खानदान के मर्दों से बदला चाहिए। वो सबको मार देना चाहती है इंक्लूडिंग सुरेश यानी जो छोटा सा बच्चा है क्योंकि उसके पति और होने वाले बच्चों को भी तो मारा गया था। ये सुन के मुरली कहता है कि वो तो इस सब गंदे प्लान का हिस्सा था ही नहीं, उसे तो ये सब पता भी नहीं था, तो माया उसे क्यों मारना चाहती है। इस पर रवि कहता है कि भले मुरली गलत नहीं था, वो अपने मन में सच्चा था लेकिन वही तो अपने पिता और भाई को माया के घर पे लाया था, तो इनडायरेक्टली मुरली भी अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार तो हो ही गया ना। तो इन सब खुलासों के बाद महल में गांव वाले आए थे जिनका कहना था कि कल देवी माँ की मंदिर में पूजा
है और उसमें कुछ रस्में मुरली को ही करनी होंगी। मुरली ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है। इनफैक्ट आगे कुछ सीन्स में हम उसे ये सब रस्म करते भी देखते हैं। वहीं रवि और मंजू एक गुरुजी से मिलने जाते हैं जो कि मंजू के अंकल भी थे और गुरुजी माया की इविल स्पिरिट को रोकने में मदद कर सकते थे। गुरुजी पहले तो इस इविल स्पिरिट को अपने पास डायरेक्टली बुलाने के लिए रिचुअल करते हैं, लेकिन इसकी जगह दूसरी आत्माएं आ रही थी। इससे गुरुजी समझ जाते हैं कि जरूर माया की आत्मा किसी इंसान के अंदर चली गई है, तभी बुलाने पे भी नहीं आ रही। गुरुजी यहाँ रवि को एक नींबू देते हैं जिसकी मदद से यह पता लगाया जा सकता है कि माया की आत्मा किसके अंदर है। अब जब ये लोग नींबू लेके महल में आते हैं तो संध्या इनके सामने आती है और जैसे ही संध्या आती है नींबू सड़ने लगता है। सबको लगता है कि रमेश की बीवी संध्या के अंदर ही माया की आत्मा है, लेकिन रवि नोटिस कर लिया था कि नींबू पीछे की ओर से सड़ा था और पीछे अनीता खड़ी थी। जी हाँ दोस्तों, रवि की बहन अनीता के अंदर माया की आत्मा थी और ऐसे में रवि का कहना था कि ये अच्छा ही हुआ कि अनीता को ऐसा लगता है कि हमें संध्या पे शक है, हम इसी का फायदा उठा के प्लान्स वगैरह बना सकते हैं। अब इन घटनाओं के दौरान मालिक जी को थोड़ा होश आने लगा था और अनीता के अंदर की माया इस चीज को भांप लेती है। वो मालिक जी यानी अपने पिता को ही सेम जहर पिलाकर मार देती है। इनफैक्ट शायद वो अब तक अपने बड़े भाई रमेश को भी मार चुकी है। कमिंग बैक टू रवि, उसका प्लान ये था कि वो उस जगह को खोजेगा जहां माया के शरीर को दफनाया गया था और वो ऐसा करेगा एक चमत्कारी नारियल की मदद से। मीनवाइल मुरली पूरे परिवार को रेस्टोरेंट लेके जाएगा, सेइंग कि संध्या के अंदर भूत है और उसे कहीं बाहर लेके चलना है। इसी दौरान रवि बस में जोर से ब्रेक लगाता है और अनीता जो कि उस वक्त सेब काट रही थी उसका हाथ चाकू से कट जाता है। मुरली अनीता के हाथ को रुमाल से पोंछता है एंड देन वो खूनी रुमाल गुरुजी को देता है फॉर रिचुअल, जो कि अपने शिष्यों के साथ महल पहुंच गए थे। अब परिवार वाले तो संध्या को भूत समझ रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्हें भी पता लग जाता है कि रियल भूत तो अनीता के अंदर है और हाँ, अनीता के अंदर माया की आत्मा है। तो इस पॉइंट तक शमशान में माया की लाश मिल जाती है और महल पे रिचुअल शुरू होते हैं। कुछ ही देर बाद अनीता भी भांप लेती है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और वो खुद बस चलाकर महल पहुंचती है। ऐसे में गुरुजी और उनके शिष्य अनीता रूपी माया से भिड़ते हैं, लेकिन अनीता इन पे भारी पड़ रही थी। अब एक पॉइंट पे गुरुजी उसी खूनी रुमाल का इस्तेमाल करके अनीता रूपी माया को एक सर्कल के अंदर कैद कर लेते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ अब कंट्रोल में है, लेकिन इस पॉइंट पे हमें बताया जाता है कि इन रिचुअल्स में भले माया की आत्मा को पराजित किया जा सकता है, लेकिन इसमें अनीता का शरीर भी खत्म हो जाएगा। तो किसी स्ट्रॉन्ग और पवित्र आत्मा वाले इंसान को आगे आना होगा और अपना शरीर दांव पे लगाना होगा। इस बात के लिए रवि राजी हो गया था और इसीलिए वो शमशान में रिचुअल्स कर रहा था। ध्यान रहे कि इस प्रोसेस में रवि बच भी सकता है और मर भी सकता है। खैर, तो इन रिचुअल से वही होता है जो हम सोचे थे, यानी माया की आत्मा पहले अपने कब्र में समाती है, लेकिन अगले ही क्षण वो रवि पे हावी हो जाती है। ऐसे में रवि सभी पे हमला करके मुरली और सुरेश को मारने निकलता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो पजेस्ड हो गया था। अब मुरली और सुरेश दोनों कार में बैठ के देवी माँ की मंदिर की तरफ भागते हैं, लेकिन रवि भी एक गाड़ी में इनके पीछे था और उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन स्टिल मुरली और सुरेश किसी तरह मंदिर पहुंच जाते हैं, जहां आज मूर्ति की पूजा वगैरह करके उनकी स्थापना होने वाली थी। अब एक बार देवी माँ की मूर्ति स्थापित हो गई तो माया की आत्मा को वापस जाना ही पड़ेगा, यानी उससे पहले ही रवि के अंदर वाली माया को मुरली और सुरेश को मारना है। तो बस यहाँ रवि सबसे हाथापाई शुरू करता है और वो मुरली और सुरेश का पीछा करते हुए मंदिर भी पहुंचता है। यहाँ पूजा जोर शोर से चल रही थी, स्टिल रवि के अंदर की इविल स्पिरिट सब पे भारी पड़ रही थी। अब भी तकरीबन 10 मिनट बाकी था स्थापना होने में और ऐसे में रवि को रोकना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन एक पॉइंट पे वो गूंगे बाबा 1 घंटे से रवि को रोकते हैं, लेकिन कुछ देर बाद रवि इसे भी पार करके मुरली और सुरेश को मारने आगे बढ़ता है। रवि इन दोनों को आराम से मार भी देता और मारने वाला भी था, लेकिन ऐन वक्त पे पूजा खत्म होती है और देवी माँ की मूर्ति वापस से एकदम विधि विधान के साथ स्थापित हो गई थी। इससे माया की आत्मा को रुकना पड़ जाता है। इनफैक्ट रवि के अंदर से माया की आत्मा को निकलना भी पड़ता है। यहाँ हम पिछली फिल्म की तरह ही माया की आत्मा को हवा में उड़ते हुए देखते हैं, जो कि इन सबको देखती है एंड देन गायब हो जाती है। फाइनली मुरली और सुरेश बच गए थे। इनफैक्ट रवि भी इस सब से बच गया, क्योंकि शायद उसका शरीर मजबूत है और आत्मा पवित्र। अनीता शायद इन सबको नहीं झेल पाती, उसका शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन रवि सब कुछ अपने ऊपर लेके ये सब झेल गया, जिससे अनीता भी बच गई और रवि भी सही सलामत है। अब फिल्म के एंड में सभी लोग महल से वापस जा रहे हैं और हम यहाँ रवि और मंजू को साथ एक कार में पाते हैं, डिपिक्टिंग कि उनका रोमांटिक एंगल चल रहा है। नाउ देवदास भी अपनी ट्रू आइडेंटिटी सबको रिवील करता है कि वो वैद्य नहीं बल्कि वैद्य का बेटा है, और इससे कोमल बहुत ज्यादा गुस्से में थी। दिन महल के बाहर कचरों में हम उसी डॉल को पड़ा देखते हैं जिसके पीछे सुरेश भागा था एंड देन पानी में डूबने लगा था। नाउ ये डॉल अपने आप चल के महल के अंदर प्रवेश करता है एंड दिस डिपिक्ट्स कि माया की आत्मा पूरी तरह से वापस नहीं गई है। या तो उसका थोड़ा अंश अब भी बाहर इस डॉल के अंदर है, या फिर यह आत्मा माया के पेट वाले बच्चे की हो। तो हमें क्लियर नहीं किया जाता है कि कैसे ये डॉल एकदम से चलने लग गई है, बट इस पॉइंट पे ही फिल्म खत्म जरूर हो जाती है।
फिल्म के शुरुआत में हम ज्योति नामक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि अकेले ड्राइंग कर रही थी, लेकिन उसके ठीक बगल में एक ड्राइंग पेन हवा में अपने आप ड्रॉ कर रही थी। इसके ठीक बाद हम एक स्पिरिट को देखते हैं जो कि ज्योति को काफी हॉन्ट करती है। ज्योति ये बात अपने जमींदार पिता राजशेखरा को बताती है, लेकिन उसके पिता ज्योति पे ही ये बोल के भड़कते हैं कि ज्योति झूठ बोल रही है। इनफैक्ट वो ज्योति को बोर्डिंग स्कूल भेज देता है और हम ये समझ नहीं पाते कि राजशेखरा अपनी छोटी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करता है। अब यहाँ से कहानी कई साल आगे आ जाती है, तकरीबन 22-23 साल, जहां हम जान पाते हैं कि कोर्ट ने जमींदार राजशेखरा को ऑर्डर भेजा है कि वो महामंदिर के बंद कमरे को खोल दे। हम व्यूअर्स को बस इतना बताया जाता है कि कई सालों पहले राजशेखरा इस कमरे को किसी कारणवश बंद करवा दिया था, लेकिन गांव वाले इस कमरे को खुलवाना चाहते थे। इसके लिए बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और फाइनली आज मंदिर का वो कमरा खोला जाएगा क्योंकि ऑर्डर कोर्ट से आया है। अब इस न्यूज को सुनते राजशेखरा तुरंत एक स्वामी जी से मिलने जाता है जिनका नाम सामयादी था और हम दोनों को काफी परेशान देखते हैं। इनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि उस कमरे में कोई खजाना वगैरह नहीं है, बल्कि किसी तरह का काला राज छिपा है जिससे सामयादी और राजशेखरा दोनों जुड़े हुए हैं। अब यहाँ से सीन महामंदिर पे आता है जहाँ सभी कमरे के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ हम जान पाते हैं कि हर वर्ष इस महामंदिर के सामने वाली पर्वत पे एक महाद्वीप जलाया जाता है और उससे निकलने वाली लौ को मुर्गन देव का रूप मान के सभी पूजते हैं। इस अवसर पे एक दूसरे काफी पहुंचे हुए स्वामी जी जिनका नाम वल्लीमाला स्वामी था, उनके सामने ये कमरा खुलवाया जाना था और जब ये कमरा खुलता है तो यहाँ किसी को कुछ नहीं मिलता। हालांकि हम व्यूअर्स एक सेकंड के लिए देख पाते हैं कि कोई इंसानी आकृति शायद यहाँ बंधी हुई थी जो कि मौत यानी कीट पतंग बन के उड़ गई। ना जब राजशेखरा को पता लगता है कि कमरे में कुछ नहीं मिला तो वो काफी खुश होता है। अब उस रात महल में हम कुछ मॉथ्स को देखते हैं जो कि राजशेखरा के ड्राइवर दुर्गेश को परेशान कर रहे थे। फिर इन मॉथ्स के थ्रू एक इविल एंटिटी दुर्गेश पे हमला कर देती है जिससे दुर्गेश महल के पूल में गिर के मारा जाता है। अब अगले दिन दुर्गेश का क्रियाक्रम हो रहा था और वहां हम ज्योति को आते देखते हैं जो कि ऑफ कोर्स इतने सालों बाद बड़ी हो चुकी है। इनकेस आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ज्योति राजशेखरा की ही बेटी है जिसे राजशेखरा बिल्कुल पसंद नहीं करता और बचपन में बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था। इनफैक्ट अब भी राजशेखरा ज्योति को बहुत बुरी तरह से ट्रीट कर रहा था। अब कहानी में आगे हम कई और कैरेक्टर से मिलते हैं, लाइक सर्वानंद जो कि एक इलेक्ट्रिशियन है और उसे ज्योति पसंद है। देन सर्वानंद का दोस्त अभिषेक जो कि एक चोर है। इनके अलावा हम सीगामणि से मिलते हैं जो कि राजशेखरा का ब्रदर इन लॉ है और उसकी अपनी पत्नी मायनावती से बिल्कुल नहीं बनती क्योंकि सीगामणि एक जुआरी है जो जुए में इतना हार चुका है कि पैसे चुकाने के लिए अब वो राजशेखरा का महल बेचने के फिराक में है। बेसिकली ये पूरा कॉमेडी एंगल है। ऐसे में मायनावती जो कि राजशेखरा की बहन है वो सीगामणि से नफरत करती है। इनकी शादी को 14-15 साल हो चुके हैं लेकिन उसके बाद भी इन दोनों ने एक दूसरे को टच तक नहीं किया है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। अब राजशेखरा की एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम सरला है और सरला की बेटी है हेमा जो कि शादीशुदा है। हेमा की भी एक छोटी सी क्यूट बेटी है जिसका नाम शालू है। खैर ज्योति महल में कुछ असाधारण गतिविधियां महसूस करती हैं और शालू के साथ भी एक आत्मा हमेशा खेलती रहती थी। एक रात स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते वक्त ज्योति को अपनी माँ के पुराने कमरे से आवाज आती है और वहां एक इविल स्पिरिट ज्योति को जमीन में जकड़ के उस पर झूमर गिरा के उसे मारना चाहती थी, लेकिन ऐन वक्त पे ज्योति की माँ ईश्वरी की एक बड़ी तस्वीर बीच में आती है जिससे ज्योति की जान बचती है। अब इस हादसे के बाद भी राजशेखरा ज्योति को ही डांटता है और ज्योति पे तरस खा के सरला उसे कुछ पास्ट की बातें बताती है। दरअसल राजशेखरा अपनी बीवी ईश्वरी से बहुत प्यार करता था, लेकिन ईश्वरी की मौत ज्योति को जन्म देते वक्त ही हो गई। तब से राजशेखरा को ऐसा लगता है कि ज्योति कर्स्ड है और इसलिए वो उसके साथ बुरा बर्ताव करता है। अब इस कहानी में और भी कई पहलू हैं और ये कहानी पूरी हद तक सच भी नहीं है जो कि आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। दूसरी तरफ अभिषेक अपने एक चेले के साथ इस राजमहल में घुसता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके 10 केजी के सोने वाला चुराया बैग महल के अंदर है, लेकिन सच्चाई तो यह थी कि उस बैग में 10 किलो सोना नहीं बल्कि 10 किलो आटा था और ये बात अभिषेक को पता नहीं थी। इसी बीच सर्वानंद भी अपने लोगों के साथ महल में वायरिंग वगैरह का इश्यूज फिक्स करने आया था। यहाँ हम सर्वानंद और ज्योति को थोड़ा क्लोज भी आते देखते हैं और ज्योति सर्वानंद को अपनी माँ की टेप रिकॉर्डर ठीक करने देती है जो कि उसे अपनी माँ के कमरे में मिला था क्योंकि इस टेप रिकॉर्डर में उसकी माँ ईश्वरी के सॉन्ग्स थे। उस रात ज्योति के साथ फिर असाधारण गतिविधियां होती है। इनफैक्ट इस बार ज्योति क्लियरली अपनी माँ को देख पाती है जो कि उसे भागने कह रही थी या पता नहीं चिल्ला रही थी किसी पे। तो इन सब के बीच शालू भी यहाँ थी और ज्योति शालू को लेकर भागती है। भागते हुए उसे वापस सर्वानंद मिलता है जो कि टेप रिकॉर्डर ठीक करके उसे दे देता है। अब इसके बाद हम वापस शालू को देखते हैं जो कि आत्मा से आर्ग्यू कर रही थी और ऐसे में यह आत्मा उस पर थिनर गिरा देती है। देन वो आत्मा इस जगह पे आग लगा देती है और हम सब जानते हैं कि थिनर में कितनी जल्दी आग पकड़ सकता है और ऐसे में शालू इस आग से जल नहीं वाली थी, लेकिन ऐन मौके पे शालू के पिता रवि उसे गोद में उठा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपना मेन हीरो रवि इज हियर जो कि शालू के पिता हैं और हेमा के पति। रवि यहाँ शालू से मिलने आया था क्योंकि अगले
ही दिन वो लंदन निकल रहा था और ऐसे में उसे अपनी इंडिया वाली जायदाद शालू के नाम करनी थी। हम समझ पाते हैं कि रवि और हिमा के बीच अनबन है और ये दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं और शालू की कस्टडी हिमा के पास है। अब रवि जब शालू से बात कर रहा होता है तो शालू कहती है कि वो अपनी फ्रेंड ज्योति के साथ हमेशा खेलती है। अब ध्यान रहे, ये राजशेखरा की बेटी ज्योति नहीं है बल्कि कोई और ज्योति है, कोई स्पिरिट वाली, बेसिकली वो आत्मा जो कि शालू को परेशान करती है ना। जब रवि की बात ओरिजिनल ज्योति से होती है तो ज्योति का भी कहना था कि इस महल में कुछ तो असाधारण जरूर है, उसके साथ भी बचपन में कई चीजें होती थी और शालू झूठ नहीं बोल रही। रवि का शक यकीन में तब बदलता है जब उसके कहने पे शालू अपनी स्पिरिट फ्रेंड को चेयर हिलाने कहती है और कुछ देर बाद चेयर वाकई अपने आप हिलने लगता है। ऐसे में रवि कल जाने का प्लान कैंसिल करता है क्योंकि अब उसे मामले के तह तक पहुंचना था। तो बस फिर क्या था, रवि तहकीकात शुरू करता है और वो सीधा ईश्वरी के कमरे में जाता है। वहां उसे एक तस्वीर मिलती है जिसमें राजशेखरा, ईश्वरी और इनके 3 हाउस हेल्पर थे। यहाँ 2 हेल्पर्स के चेहरे बिगड़े हुए थे और ये दोनों हाल में ही मारे गए थे। एक था ना अपना दुर्गेश ड्राइवर और एक बहुत पुरानी मिडवाइफ थी। इनफैक्ट रवि की आंखों के सामने तीसरे नौकर का चेहरा भी बिगड़ता है, हु वाज काली, और ऐसे में रवि समझ जाता है कि अब काली की इस इविल स्पिरिट के हाथों मौत होगी। रवि काली को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन काली रवि की बात समझ नहीं पाता। ऐसे में हम काली के पास भी कीट को आते देखते हैं और इन द एंड काली मारा जाता है। अब काली के साथ यहाँ एक पंडित भी था जो कि बच गया था और रवि आके इस पंडित से मिलता है। पूछताछ से पता चलता है कि आज से ठीक 22 साल पहले ये पंडित रवि शेखरा को काली, दुर्गेश और अपने बाकी आदमियों के साथ देखा था और ये लोग अपने साथ किसी इंसान को लपेट के किसी चादर में कवर करके ले जा रहे थे। देन उस कवर्ड इंसान को मंदिर के उस कमरे में लॉक कर दिया गया था फॉरएवर, लेकिन गांव वालों को लगा कि कमरे के अंदर कोई खजाना है। ऐसे में कोर्ट से केस जीत के गांव वाले कमरा खुलवा दिए और तब से गांव में लोग मरने लग गए हैं। इन बातों का पता लगता है रवि तुरंत वल्लीमाला स्वामी से मिलता है और वो रवि को कुछ बातें बताते हैं जो हम भी उसको नहीं बताया जाता। हम बस इतना समझ पाते हैं कि रवि और वल्लीमाला स्वामी मिलकर इस बुरी आत्मा का सामना करने वाले हैं। तो इसके बाद वल्लीमाला स्वामी के कुछ पंडित लोग घर में एक भूत पकड़ने वाला यंत्र लगा के कुछ प्रक्रिया शुरू करते हैं और इससे हम जान पाते हैं कि घर के अंदर एक नहीं बल्कि 2 आत्माएं हैं और इनमें से एक बड़ी वाली जो आत्मा है वो सर्वानंद के अंदर समाई हुई है। जी हाँ दोस्तों, पजेस सर्वानंद ही काली को मारा था और उसके अंदर किसी और की नहीं बल्कि ईश्वरी की आत्मा थी। ईश्वरी अपनी बेटी ज्योति, अपने पति राजशेखरा और इनके समेत कई और लोगों को मारना चाहती थी। पर भला एक माँ ही अपनी बेटी और अपने पति को क्यों मारना चाहेगी? वेल, इसका जवाब आपको तुरंत ही मिल जाएगा। अब इस पॉइंट पे राजशेखरा को पता नहीं था कि सर्वानंद के अंदर उसकी पत्नी ईश्वरी की आत्मा है और वो राजशेखरा को लेके सामी आदि स्वामी से मिलने चला जाता है। राजशेखरा काफी डरा हुआ था और उसकी बातों से क्लियर था कि वो जानता है कि ईश्वरी की आत्मा वापस लौट गई है। इस पॉइंट में पजेस सर्वानंद अंदर आता है और वो स्वामी और राजशेखरा दोनों पे हमला कर देता है और ये दोनों अपनी जान बचा के भागते हैं। भागते हुए रास्ते में राजशेखरा को रवि अपनी कार में मिलता है और राजशेखरा इतना धूर्त था कि वो रवि के साथ यहाँ से कार में भागता है और सामी आदि स्वामी को मरने छोड़ देता है। रवि राजशेखरा को तुरंत महाद्वीप वाली पर्वत पे ले जाता है जहाँ शक्ति देवी की बड़ी मूर्ति थी और इस जगह पे वल्लीमाला स्वामी और उनके शिष्य भी थे। इन सब के सामने फाइनली राजशेखरा अपने सारे राज खोलता है जो मैं अब आप व्यूअर्स को भी बताऊंगा। तो कहानी 22-23 साल पहले की है जब सामी आदि स्वामी अपने बेटे की शादी कर रहे थे और समारोह में उन्होंने राजशेखरा को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। सामी आदि के बेटे चेतन की शादी और किसी से नहीं बल्कि ईश्वरी से हो रही थी क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। लेकिन राजशेखरा ईश्वरी की खूबसूरती को देख के मंत्रमुग्ध हो गया और वो अपने हाथों से समारोह के बीच में ही ईश्वर के गले में सबके सामने मंगलसूत्र डाल दिया। अब विधि के हिसाब से राजशेखरा ईश्वरी का पति हो गया और राजशेखरा कहता है कि मैं ईश्वरी को किसी रानी महारानी की तरह रखूंगा। ऐसे में ईश्वरी राजशेखरा के साथ महल में आ गई और एक दिन चेतन ईश्वरी को वहां से भगाने आया था। ध्यान रखिए, ईश्वरी भी भागना चाहती थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली चेतन पकड़ा गया जिसके परिणाम अनुसार राजशेखरा चेतन को बहुत मारा पीटा। नाउ द बिगेस्ट ट्विस्ट वाज कि क्योंकि चेतन और ईश्वरी पहले से लवर्स थे, ईश्वरी ऑलरेडी चेतन के बच्चे से प्रेग्नेंट थी। राजशेखरा को यह बात पता नहीं थी और उसे जब पता लगता है कि ईश्वरी प्रेग्नेंट है तो उसे लगता है कि वही बाप बनने वाला है। तो ऐसे में राजशेखरा बहुत ज्यादा खुश था। एंड नाउ फास्ट फॉरवर्ड फ्यू मंथ्स, महाद्वीप के टाइम पे ईश्वरी को एक बेटी होती है लेकिन मिडवाइफ बच्ची को देख तुरंत समझ जाती है कि ये तो चेतन की बेटी है। कैसे? वेल, बच्ची को चेतन की तरह ही सिमिलरली एक तिल था सर पे और एक हाथ में चेतन जैसी 6 उंगलियां थी। मिडवाइफ तुरंत राजशेखरा को सब फोन पे बता देती है और ऐसे में राजशेखरा मिडवाइफ से बच्चे को जहर देके मारने कहता है। मिडवाइफ तुरंत बच्ची के पानी में जहर मिला देती है जिससे बच्ची मरने लग जाती है। तभी राजशेखरा वहां आता है और वो ईश्वरी को मारता पीटता है। वो मरती बच्ची को वहीं महल में दफना देता है एंड देन वो ईश्वरी की बेटी को रिप्लेस कर देता है। किससे? वेल, ड्राइवर दुर्गेश की बेटी से जिसका भी हाल ही में जन्म हुआ था। एंड ये रिप्लेसमेंट एज
ऐसे होता है कि सबको लगता है कि ये ईश्वरी की ही बेटी है। अब ये रिप्लेसमेंट किया ही क्यों गया? ताकि वो कहानी बना सके कि ईश्वरी बच्ची की डिलीवरी करते हुए मारी गई और बच्ची सही सलामत है, मैं इसे पालूंगा। जी हाँ दोस्तों, ईश्वरी को भी राजशेखरा मरवा देता है एंड देन उसके अंतिम संस्कार पे रोने धोने का नाटक करता है। now राजशेखरा के घर में जो बच्ची थी वो उसकी बच्ची थी ही नहीं, बल्कि ड्राइवर दुर्गेश की बेटी थी, और ये बच्ची है अपनी ज्योति। और अब आप समझ रहे होंगे कि क्यों राजशेखरा को ज्योति बिल्कुल भी पसंद नहीं। दूसरी तरफ चेतन ईश्वरी की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो उसी रात ईश्वरी की लाश निकाल के प्राण प्रेता सूत्र का जाप करने लगा। बेसिकली ये एक ऐसा यज्ञ था जिससे ईश्वरी वापस हमारी दुनिया में आ जाएगी, और इस यज्ञ के बारे में चेतन को उसके पिता सामी आदि स्वामी बताए थे। अब इस यज्ञ के दौरान चेतन से कुछ मंत्र उच्चारण में गलतियां हो जाती है, जिसके कारण ईश्वरी वापस तो आती है लेकिन मॉथ्स वगैरह से जुड़ के और एक भूत पिशाच के फॉर्म में, नॉट इन रियल फॉर्म। ऐसे में चेतन वहां से भाग जाता है और ईश्वरी की इविल स्पिरिट वहीं जंगल में भटकने लगती है और सबसे पहले वो जंगल में उस मिडवाइफ को मारती है। देन ईश्वरी का अगला टारगेट राजशेखरा था और राजशेखरा एक दिन ईश्वरी की बुरी आत्मा को अपने महल के दरवाजे पे देख भी लेता है। राजशेखरा तुरंत सामी आदि स्वामी के पास गया और उन्हें सब कुछ बता दिया कि कैसे ईश्वरी वापस आ गई है। ऐसे में सामी आदि स्वामी अपने बेटे चेतन को झूठ बोल के उसे बहला फुसला के ईश्वरी को अपने पास बुलाने कहते हैं, और जैसे ही चेतन बुलाता है तो ईश्वरी आती है, वैसे ही ये सब लोग मिलके ईश्वरी को पकड़ लेते हैं। दिन राजशेखरा, उसके नौकर लोग, सामी आदि स्वामी और कुछ और लोग मिलकर ईश्वरी को मंदिर के उसी कमरे में बंद कर देते हैं, और ये वही कमरा है जिसे खोलने से राजशेखरा हमेशा मना करता था। अब इसके बाद सामी आदि को पता चलता है कि ईश्वरी को मंदिर ले जाते वक्त जो उसके अपने बेटे चेतन से थोड़ी धक्का मुक्की हुई थी, उसमें चेतन एक नुकीली पेड़ की टहनी पे गिर गया और वो मारा गया। जी हाँ दोस्तों, चेतन के मरने से सामी आदि एकदम टूट गए और तब से आज तक वो तपस्या में ही लगे हुए हैं। तो उम्मीद है कि अब आप लोग को पास्ट की कहानी समझ आ गई होगी और आपके दिमाग में जो भी डाउट चल रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। वैसे यहाँ कुछ और ट्विस्ट अभी बाकी है। तो नाउ कमिंग टू प्रेजेंट, सामी आदि स्वामी को ईश्वरी पकड़ ली थी और वो उन्हें मारती नहीं बल्कि एक ऐसा सच बताती है जिससे कहानी में और ट्विस्ट आता है। दरअसल उनका बेटा चेतन किसी नुकीले पेड़ पे गिर के नहीं मरा था, बल्कि उसे राजशेखरा के आदमियों ने मारा था। जी हाँ दोस्तों, वो लोग चेतन को मार के ऐसा प्रिटेंड किया एज इफ धक्का मुक्की में चेतन पेड़ पे गिर के मरा है, वो भी अपने बाप के हाथ हो। अब इस बात का पता लगते सामी आदि स्वामी क्रोधित हो जाते हैं और वो भी अब राजशेखरा का बदला लेना चाहते थे, यानी कि अब वो ईश्वरी की मदद करेंगे। लेकिन मदद करेंगे कैसे? वेल, वो कुछ प्रक्रिया करके चेतन को वापस जिंदा कर देंगे जिससे वो एकदम पावरफुल और घोषली फॉर्म में आ जाएगा, जैसे अभी हमारे सामने ईश्वरी है। ईश्वरी कहती है कि उसका प्लान है पहले राजशेखरा को खत्म करना, देन ज्योति के शरीर में अपनी बेटी की आत्मा डालना ताकि उसकी बेटी महल पे राज कर सके। अब चेतन को लाने के चक्कर में सामी आदि स्वामी की जान खुद चली जाती है, लेकिन चेतन वापस जरूर आ गया था। दूसरी तरफ वल्लीमाला स्वामी बताते हैं कि ईश्वरी को रोकने का सिर्फ एक तरीका है और वो ये है कि किसी तरह ईश्वरी की आत्मा को महाद्वीप तक लेकर आना होगा ताकि महाद्वीप प्रज्वलन से ईश्वरी की बुरी आत्मा नष्ट हो जाए। अब ईश्वरी को इस पर्वत तक लाने का सिर्फ एक उपाय था और वो ये कि ये लोग किसी तरह ईश्वरी की बेटी की आत्मा को यहाँ ले आए, जिसके पीछे ईश्वरी खुद यहाँ आ जाएगी। ऐसे में रवि महल जाके सबको सारा सच बताता है और यहाँ रवि को आत्मा कैद करने वाली प्रक्रिया के लिए किसी कुंवारे मर्द का खून चाहिए था। कुंवारा मर्द नाम सुनते सीगामणि सामने आता है क्योंकि वो शादी के इतने साल बाद भी अनटच था, इफ यू नो व्हाट आई मीन। खैर, तो सीगामणि का खून लिया जाता है और शालू की मदद से ये लोग ईश्वरी की बेटी की आत्मा को बुलाते हैं। अब उसकी आत्मा को कैद करने के लिए महल से बाहर लाना था, लेकिन आत्मा बाहर आ ही नहीं रही थी। ऐसे में गलती से चोर अभिषेक वो टेप रिकॉर्डर लेके बाहर जाता है जिसमें ईश्वरी का सॉन्ग था। नाउ ऑफ कोर्स ईश्वरी की बेटी को इस टेप रिकॉर्डर से लगा होगा ही और वो इसे लेने के लिए बाहर आती है। इसी मौके का फायदा उठा के ईश्वरी की बेटी की आत्मा को एक कठपुतली में कैद कर लिया जाता है। नाउ रवि और ज्योति फौरन इस कठपुतली को लेकर पर्वत पे पहुंचते हैं जहां वल्लीमाला स्वामी अपना सेटअप बिठा के रेडी थे। तो जैसे ही ईश्वरी यहाँ आती है, वल्लीमाला के शिष्य लोग एकदम कूद फान करते हुए ईश्वरी को जादुई रोप से जकड़ लेते हैं। यहाँ हम सर्वानंद को भी देख पाते हैं क्योंकि उसके शरीर में ही तो ईश्वरी थी। तो हाँ, सर्वानंद भी कई टाइम पे दिखता था, कई टाइम पे ईश्वरी दिखती थी, भेष बदलते रहता था। अब जकड़े जाने के बाद ईश्वरी एक आखिरी बार राजशेखरा से एक सवाल करने की गुहार लगाती है। नाउ जैसे ही राजशेखरा सामने आता है, ईश्वरी हंसते हुए चेतन की आत्मा को पीछे से बुलाती है जो राजशेखरा पे हमला करके उसे मार देता है। देन चेतन और ईश्वरी मिलके सब पे भारी पड़ने लगते हैं और पाशा पूरी तरह पलट चुका था। यहाँ काफी मारपीट होती है जहाँ चेतन और ईश्वरी का कॉम्बो स्वामी जी के शिष्यों को भी अपने कब्जे में कर रहे थे। अब इन्हें रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था एंड दैट इज सूर्यास्त होते ही महाद्वीप को जलाना। रवि यहाँ हाथी के दांत में आग लगा के महाद्वीप जलाने बढ़ता है, वहीं ईश्वरी ज्योति के अंदर अपनी बेटी की आत्मा डालना शुरू करती है। ईश्वरी और चेतन का कॉम्बो रवि के रास्ते में भी कई बाधाएं डालते हैं ताकि वो रुक सके, लेकिन ऐन मौके पे रवि महाद्वीप प्रज्वलित कर देता है। लिटरली वो हाथी का दांत फेंकता
देखता है एंड देन विक में वो लगता है नाग प्रज्वलित होता है। अब जैसे ही दीप जलता है उसकी रोशनी चारों ओर फैल जाती है और इससे ज्योति के अंदर ईश्वरी के बेटी की आत्मा नहीं आ पाती। इनफैक्ट महाद्वीप प्रज्वलन से हम देवी माँ के शेर को जिंदा होते देखते हैं जो एक ही झटके में ईश्वरी और चेतन की आत्मा को खत्म कर देता है। इन द एंड सब कुछ ठीक हो गया था, जहां सर्वानंद भी बच गया, ज्योति भी बच गई, रवि और वल्लीमाला स्वामी भी सही सलामत थे। मरा तो सिर्फ राजशेखरा जो कि लेट्स बी ऑनेस्ट डिजर्व भी करता था। अब फिल्म के एंड में हम जान पाते हैं कि रवि अब विदेश नहीं जाएगा। इनफैक्ट उसका अपनी बीवी से अनबन खत्म हो चुका है और वो महल में अपनी बीवी बेटी के साथ रहेगा। वहीं सर्वानंद और ज्योति भी अब साथ में थे और महल में भी सभी लोग खुश थे। यहीं पे अरनमनाई 3 फिल्म खत्म हो जाती है। तो फिल्म की कहानी असम से शुरू होती है, जहां एक पंडित जी अपनी बेटी के साथ छोटी नाव पे होते हैं। ये दोनों एक टेंपल की ओर जा रहे थे जहां आज एक बड़ा सा उत्सव था और जर्नी के दौरान पंडित जी की बेटी का हाथ थोड़ा कट जाता है जिससे उसका खून पानी में मिल जाता है। पंडित जी यहाँ बाघ के बारे में बताते हैं जो कि बहुत खतरनाक डीमन है और 100 साल पहले गांव के कई स्वामी जी लोग मिलकर इस बाघ को कैद किए थे। अब इस जर्नी के दौरान पंडित जी का चप्पू फंस के टूट जाता है और अगले ही क्षण हम उनकी बेटी को कच्चा मछली खाते पाते हैं। दरअसल बाघ को इसी जगह पानी में कैद किया गया था जो कि पंडित जी की बेटी का खून और एग्जैक्ट प्लेस पे चप्पू लगने से आजाद हो गया था। ये बाघ पंडित जी की बेटी को मार चुका था, देन उसका रूप भी ले चुका था। पंडित जी ये बात तुरंत समझ जाते हैं और उसी क्षण पीछे टेंपल में देवी अम्मन की पूजा होती है। इस पूजा के वक्त बाघ वीक होता है और इसी का फायदा उठा के पंडित जी बाघ की आत्मा को एक लोटे में कैद कर लेते हैं। अब अगर कोई बाघ की आत्मा को कैद कर ले तो बाघ उसकी हमेशा बात मानने पे विवश हो जाता है। तो ऐसे में पंडित जी बाघ से कहते हैं कि क्योंकि तुमने मेरी बेटी को मारा है, आज से तुम हमेशा के लिए मेरी बेटी बन के ही रहोगे ताकि मेरी बीवी को कभी पता न चले कि हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। हम देख पाते हैं कि बाघ इससे खुश नहीं था, उसे आजादी चाहिए थी लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। नाउ इस पॉइंट पे आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये बाघ मैं बार बार बोल रहा हूं तो ये होता क्या है। वेल ये एक असमीज अर्बन लेजेंड है और इस पे मैंने अपनी एक वीडियो में काफी डिटेल्ड रूप से बात करी है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट दोनों में छोड़ दूंगा। अभी बस इतना जान लो कि बाघ किसी का भी रूप ले सकता है और वो बहुत खतरनाक है। मूविंग ऑन, यहाँ से कहानी तमिलनाडु में आ जाती है जहाँ फोकस अब सर्वानंद नामक वकील पे आता है जो कि अपनी आंटी के साथ रहता है। सर्वानंद का धंधा कुछ खास चल नहीं रहा जिस वजह से घर में पैसों की कमी है। हम जान पाते हैं कि सर्वानंद की एक सेल्वी नामक बहन भी है जो कि 10 साल पहले लव मैरिज कर ली थी और फिलहाल वो दूर कहीं रहती है जिसके बारे में सर्वानंद को नहीं पता। इनफैक्ट सर्वानंद अपनी बहन से पिछले 10 सालों में मिला तक नहीं है। तो आज से 10 साल पहले जब सर्वानंद के पिता जिंदा थे तो वो सेल्वी की शादी को लेके बिल्कुल खिलाफ थे, मतलब नाराज थे क्योंकि ऑफ कोर्स ये लव मैरिज थी। अब भले सर्वानंद इस सब के खिलाफ तो नहीं था, स्टिल वो अपनी बहन सेल्वी को कोई खास मदद भी नहीं किया था और इसी बात का अब उसे पछतावा हो रहा है। ना इसके ठीक बाद हम सेल्वी को भी देख पाते हैं जो कि अपने पति के साथ एक छोटे गांव में खुशी खुशी रह रही है और सेल्वी के 2 प्यारे बच्चे भी हैं। बड़ी बेटी का नाम शक्ति है और छोटे बेटे का नाम सर्वानंद जूनियर है। जी हाँ, सेल्वी अपने बेटे का नाम अपने भाई के नाम पे ही रखी है। अब यहाँ मैं जूनियर जोड़ दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि मैं कब सर्वानंद को और कब इस बच्चे को रेफर कर रहा हूँ। खैर, तो एक दिन सेल्वी का पति सुबह जॉगिंग करने निकलता है जब जंगल में वो धुएं की गिरफ्त में आता है। फिर अचानक एक हाथ उस पर हमला करके उसे मार डालती है और अगले ही क्षण हम देखते हैं कि कोई तो सेल्वी के पति का रूप ले लिया था क्योंकि इस सेल्वी के पति की लाश तो वहीं जमीन पे पड़ी थी। नाउ ये काम ऑफ कोर्स हम समझ रहे हैं कि बाघ का था और बाघ जो कि फिलहाल सेल्वी के पति का रूप लिया हुआ था वो घर जाके सेल्वी से बच्चों के बारे में पूछने लगता है। सेल्वी को यहाँ थोड़ा सा अपने पति पे शक होता है और इसके बाद वाले सीन में हमें सीधा ये दिखाया जाता है कि सेल्वी कुएं में फांसी लगा के लटकी हुई है एंड देन सेल्वी के पति का कोई अता पता नहीं है। इनफैक्ट वहां हम शक्ति को भी देख पाते हैं जो कि सर में चोट लगने के कारण कुएं के पास ही बेहोश है और सर्वानंद जूनियर छुपा हुआ है। नाउ द स्ट्रेंज थिंग वाज कि गांव में लोगों को सेल्वी के पति की लाश मिल गई थी और सेल्वी उनके साथ लाश देखने जा रही थी जबकि ओरिजिनल सेल्वी को तो हम कुएं में लटक के मरते हुए देख चुके हैं। दिस मींस कि बाघ सेल्वी को मार के उसका रूप ले चुका है। अब इस पूरे इंसिडेंट को एक रवि नामक लड़का देख लिया था जो कि गांव के प्रेसिडेंट का बेटा था और पेशे से वो एक यूट्यूबर था। यूट्यूबर होने के नाते वो कई चीज कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा था और यहाँ वो काफी कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर लिया था जो कि आगे काम आएगा। खैर, तो इसके बाद सर्वानंद को खबर मिलती है कि उसकी बहन खुद को मार ली है और उसकी बहन का पति
हार्ट अटैक से मारा गया। ये खबर सुनकर सर्वानंद एकदम टूट जाता है और वो फौरन अपनी आंटी के साथ सेल्वी के गांव पहुंचता है। सर्वानंद को पता चलता है कि सेल्वी का पति एक आर्किटेक्ट था और वो पुराने घर को रिकंस्ट्रक्ट करके अच्छे दाम पे बेचता था टू अर्न हिज लिविंग। फिलहाल वो इस गांव के एक लैंडलॉर्ड के घर में काम कर रहा था, लेकिन अब तो वो रहा ही नहीं, जिससे काम बीच में ही रुक गया और पैसा भी फंस गया है। तो इन्हीं सब चीजों को सॉर्ट करने के लिए सर्वानंद कुछ दिनों के लिए यहीं पे रहेगा। इनफैक्ट देखा जाए तो सेल्वी की फैमिली भी फाइनेंशियली स्ट्रगल ही कर रही थी। अब सेल्वी के बच्चों की बात की जाए तो शक्ति के सर पे चोट लगने के कारण वो कोमा में है और सर्वानंद जूनियर एकदम ठीक है। शक्ति का ख्याल रखने डॉक्टर माया भी इसी घर पे ही रह रही है और माया लैंडलॉर्ड की बेटी है। माया चाहती है कि इस घर को एक हॉस्पिटल में तब्दील किया जाए क्योंकि गांव में मेडिकल की अच्छी सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब यहाँ कहानी में दो और लोग हैं, जो कि एक मिस्त्री है और एक कारपेंटर है, और इनका काम पूरे फिल्म में सिर्फ कॉमिक रिलीफ देने का है। तो हाँ, इनके सब प्लॉट्स को मैं उतना डिस्कस नहीं करूंगा। खैर, बातचीत के दौरान सर्वानंद जान पाता है कि 2 दिन बाद इस गांव में मारियम्मा देवी की पूजा है और ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है जो कि 10 साल में सिर्फ एक बार मनाया जाता है। अब क्योंकि इस फेस्टिवल के दौरान लाखों लोग इस छोटे से गांव में आते हैं, तो गांव का पुलिस वाला सेल्वी के केस को इग्नोर कर रहा था क्योंकि उसे फेस्टिवल की सिक्योरिटी पे ध्यान देना था। पुलिस वाला बिना छानबीन किए कह रहा था कि ये तो खुद को मारने वाला केस है, तो इस पे क्या ही छानबीन किया जाए। अब यहाँ सर्वानंद का मानना था कि उसकी बहन खुद को मार ही नहीं सकती क्योंकि वो पास्ट में सर्वानंद से प्रॉमिस की थी कि वो कभी ऐसा कुछ गलत कदम नहीं उठाएगी, यानी कोई तो उसकी बहन को मारा है। और ऐसे में सर्वानंद खुद ही छानबीन शुरू करता है। वहीं घर में कुछ असाधारण गतिविधियां शुरू होती है, स्पेशली विद सर्वानंद जूनियर। उसे कई जगह किसी की आत्मा दिख रही थी जो कि उसके साथ खेलना चाह रही थी। इन गतिविधियों को आंटी जी भी नोटिस करती हैं। इनफैक्ट डॉक्टर माया भी कुछ अजीब चीजें नोटिस कर रही थी। दूसरी तरफ सर्वानंद की मुलाकात रवि से होती है और रवि सर्वानंद को काफी बातें बताता है। लाइक वो क्लियरली कहता है कि वो अपनी आंखों से सेल्वी को मरने के बाद दोबारा गांव वालों के साथ भी देखा था। इतना ही नहीं, वो सेल्वी के हस्बैंड से भी उनकी मौत से पहले मिला था और हर जगह वो एक अजीब से स्वामी जी को भी देखा था। ये सब सुनकर सर्वानंद रवि का कैमरा चेक करता है और रिकॉर्डिंग में वो एक स्वामी जी को वाकई में देख पाता है जो कि सेल्वी के हस्बैंड पे नजर रखे था। अब पैरेलल में हम इन्हीं स्वामी जी को सर्वानंद के घर पे पहुंचते देखते हैं, लेकिन एक अनजान शक्ति स्वामी जी को एंट्री नहीं लेने देती है बाय क्लोजिंग डोर्स एंड विंडोज। ये सारी असाधारण गतिविधियां डॉक्टर माया और घर के बाकी मेंबर्स भी फील कर पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरी असाधारण शक्ति रवि के कार पे हमला करती है जिसमें रवि और सर्वानंद थे। सर्वानंद एक परछाई और मूविंग ऑब्जेक्ट को चेज करते हुए जंगल में जाता है। वहीं कार के अंदर रवि को सेल्वी दिखती है जो उस पे हमला करके उसे मार देती है। अब जब सर्वानंद जंगल से वापस आता है तो उसे ना तो रवि दिखता है ना ही रवि का कार। हालांकि अगले दिन सर्वानंद को जंगल में रवि की थार एक्सीडेंट करी हुई मिलती है और वहीं पास में रवि की लाश थी। ऐसे में रवि पुलिस को बुलाता है और रवि का कहना था कि ये सब काम उस स्वामी जी का है क्योंकि वही हर जगह पे मौजूद होता है। इनफैक्ट रवि के कैमरे को चेक करने पे सब पाते हैं कि रवि के मौत के बाद भी कैमरा रिकॉर्ड कर ही रहा था और स्वामी जी इसमें क्लियरली दिखे थे। तभी सर्वानंद देखता है कि जब ये लोग पुलिस से बात कर रहे थे तो दूर से स्वामी जी अब भी इन पे नजर रख रहे थे और ऐसे में रवि और पुलिस वाले स्वामी जी को चेज करते हैं। अब स्वामी जी तो भाग निकलते हैं, लेकिन इन्हें उनका केव मिल जाता है जहां का माहौल ऐसा था मानो किसी तरह का रिचुअल करा गया हो। इनफैक्ट वहां सेल्वी के पति और रवि की फोटो भी थी, प्रूविंग कि स्वामी जी इन कत्लों से जुड़े हैं। इसके अलावा वहां शक्ति की भी फोटो थी। जी हाँ, सेल्वी की जो बेटी शक्ति है उसकी। इनफैक्ट स्वामी जी वहीं एक ऊंचे पेड़ पे छुपे हुए थे और उनके हाथ में पुलिस वाले की फोटो भी थी। खैर उस वक्त सर्वानंद जान पाता है कि कल पूजा वाले दिन यानी 15 जून को शक्ति का बर्थडे है। इनफैक्ट यूट्यूबर रवि का भी 15 जून को ही बर्थडे था और उसका जन्म शक्ति से ठीक 10 साल पहले हुआ था। ना पुलिस रिकॉर्ड चेक करने पे सर्वानंद पाता है कि पुलिस वाले का भी बर्थडे ठीक 15 जून को ही है। इनफैक्ट उस यूट्यूबर से 10 साल पहले, यानी इन तीनों का बर्थडे सेम डे है, 10-10 साल के अंतराल पे, और उसी दिन जिस दिन यहाँ पे बड़ी वाली वो पूजा होती है, क्योंकि आपको याद हो पूजा भी हर 10 साल पे ही होती है। अब इतना ही नहीं, इन तीनों लोगों के शरीर पे कहीं ना कहीं एक बड़ा सा रेड मोल भी था जो कि अगेन एक सिमिलैरिटी है, यानी कि जो भी ये कत्ल कर रहा है वो सेम बर्थडे एंड मोल वाले लोगों को ही टारगेट कर रहा है फॉर सम रीजन। इसके बीच में अगर कोई और आता है तो वो भी मारा जाता है, जैसे सेल्वी और उसका पति, क्योंकि ध्यान हो सेल्वी का पति जब बाक बन के आया था तो वो शक्ति के बारे में पूछ रहा था। अब इस सब के दौरान हम देख पाते हैं कि स्वामी जी पुलिस इंस्पेक्टर के पीछे पड़ा था। सर्वानंद को इस पॉइंट पे पता था कि आगे शक्ति के ऊपर और पुलिस वाले के ऊपर खतरा है, इसलिए वो माया से कहता है कि तुम शक्ति का ख्याल रखो, मैं पुलिस वाले को बचाने जाऊंगा। तो सर्वानंद पुलिस वाले को खोजते हुए जंगल में जाता है जहां पुलिस वाला स्वामी जी को चेज कर रहा था। यहाँ स्वामी जी बड़ी चालाकी से पुलिस वाले को बेहोश करके उस पर रिचुअल शुरू कर देते हैं। अभी वहां सर्वानंद आता है और वो स्वामी जी से भिड़ जाता है। इस लड़ाई के बीच हम पुलिस वाले के शरीर को हवा में लेविटेट करते देखते हैं एंड देन शरीर नीचे गिर के कुछ नुकीली चीजों में धंस जाता है जिससे पुलिस वाला मारा जाता है। अब ऐसा
होते स्वामी जी सर्वानंद से कहते हैं कि तुमने सब बिगाड़ दिया, मैं इसे बचाना चाह रहा था लेकिन ये भी उस बाघ का शिकार हो गया। जी हाँ दोस्तों, स्वामी जी एक्चुअली में सभी विक्टिम्स को बचाना चाह रहे थे, ना कि मारना। और ये सब माजरा क्या है वो आपको कुछ ही मिनट्स में पता चल जाएगा। अब इसके पैरेलल में एक और चीज होती है, हम उस पंडित जी को देख पाते हैं जिन्हें हमने मूवी के पहले सीन में देखा था, यानी वो पंडित जी जिनकी बेटी बाघ बन गई थी। तो हाँ, वो मंदिर में पूजा के लिए आए होते हैं, लेकिन अचानक मंदिर के टॉप को देख के वो घबराते हुए अपनी घर की ओर भागते हैं। इसके बाद सीन कट होके वापस पंडित जी पे आता है जो कि अजीब बिहेव कर रहे थे और वो शक्ति के घर पहुंच गए थे शक्ति से मिलने। वो शक्ति से मिलने की जिद करने लगते हैं और ऐसे में पंडित जी को घर के अंदर आने दिया जाता है। एंड देन घर के अंदर जो स्पिरिट थी वो पंडित जी पे बार बार हमला करने लगती है। अब पंडित जी ने हमलों को या तो डॉज कर रहे थे या फिर अगर उन्हें चोट लग भी रहा था तो वो हील कर जा रहे थे। अब एक पॉइंट पे पंडित जी शक्ति को देख पाते हैं और उस पे काइंड ऑफ हमला भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन घर वाली अनजान शक्ति पंडित जी को घसीट के घर से बाहर कर देती है। ये सब खेल माया और आंटी जी देखती हैं और घर में सब बहुत डर गए थे। यहाँ हम व्यूअर्स को रिवील किया जाता है कि इस घर में सेल्वी की आत्मा मौजूद है जो कि अपने बच्चों की रक्षा कर रही है। इनफैक्ट इस पॉइंट पे हम फाइनली शक्ति को अपने कोमा से बाहर भी आते हुए देखते हैं, यानी कि हाँ, शक्ति अब ठीक हो गई है। खैर अगले दिन स्वामी जी को पुलिस कस्टडी में लाया जाता है जहां स्वामी जी सब कुछ रिवील करते हैं। दरअसल वो असम से हैं और उनके यहाँ 100 साल पहले पुराने स्वामी जी लोग मिलके एक बाघ को कैप्चर कर लिए थे। बाघ एक ऐसा खतरनाक प्राणी है जो कि पानी और जमीन दोनों में रह सकता है। अब ये बाघ आजाद हो गया, कैसे? वेल, वो तो हम मूवी के पहले सीन में देख ही पाए हैं। तो पंडित जी बाघ को इंस्लेव करके अपनी बेटी बना लिए थे और वो असम से मूव हो गए। असम से इसलिए मूव हो गए क्योंकि इवेंचुअली असम में स्वामी जी लोगों को तो पता चल ही जाता कि बाघ आजाद हो गया है और पंडित जी नहीं चाहते थे कि उनसे उनकी बेटी छिन जाए। अब वहां अम्मन देवी की पूजा करी जाती थी और उनके पत्थर को 3 भाग करके भारत में 3 अलग अलग जगह पे भेजा गया था मूर्ति बनाने, और पंडित जी इसी 3 में से कोई एक जगह जाना चाहते थे ताकि वो अम्मन देवी की छत्र छाया में ही रहे। इसमें से एक जगह थी यही गांव जहां आज फेस्टिवल भी है, जिसमें अम्मन देवी की बड़ी मूर्ति, एक राक्षस की मूर्ति को त्रिशूल मार के जलाएंगी। नाउ ये पंडित जी टेंपल के टॉप आर्किटेक्चर में वो लोटा छुपा दिए थे जिसमें बाघ की आत्मा कैद थी ताकि बाघ उस लोटे तक कभी ना पहुंच पाए। अब पंडित जी की बेटी जो कि एक बाघ थी, उसे एक दिन पता चल जाता है कि उसकी आत्मा मंदिर के ऊपरी हिस्से में है। वो मंदिर के एक आदमी को पैसे देके लोटा निकलवा लेती है, जिसके बाद वो आजाद हो गई। जी हाँ दोस्तों, इसलिए पंडित जी मंदिर का वो टॉप पार्ट देख के घबरा गए थे क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वहां से कोई लोटा निकाल लिया है। जब पंडित जी अपने घर पहुंचते हैं तो बाघ ऑलरेडी उनकी बीवी को मार के उनका रूप ले चुकी थी। देन वो पंडित जी को मार के उनका रूप भी ली और पिछली रात जो शक्ति से मिलने आए थे वो पंडित जी नहीं थे बल्कि उनके रूप में बाघ थी। तो क्वेश्चन हियर इज कि बाघ आखिर कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही टारगेट क्यों कर रही है? आई मीन जिनका बर्थडे 15 जून को है और जिनके शरीर पे वो लाल मोल है। 15 जून पे भी स्पेसिफिकली उस दिन जिस दिन पूजा हुई थी, यानी 10-10 साल के इंटरवल पे। वेल, स्वामी जी बताते हैं कि बाघ फिलहाल काफी वीक है और स्ट्रॉन्ग होने के लिए उसे 3 ऐसी जानें लेनी होंगी जिनका जन्म सेम डेट पे हुआ हो। किस डेट पे? जिस डेट पे अम्मन देवी की पूजा होती है हर 10 साल के बाद, यानी 15 जून को। इतना ही नहीं, इन लोगों के शरीर पे जो लाल तिल है वो शक्ति तिल है और ऐसे 3 लोगों को अगर बाघ अभिजित मुहूर्त पे मार डालेगी, यानी कि पूजा से ठीक पहले, तो बाघ बहुत शक्तिशाली हो जाएगी। इतनी शक्तिशाली कि इस दुनिया में भगवान भी उसे नहीं रोक पाएंगे। इसीलिए ये बाघ सेल्वी के हस्बैंड को मार के उसके थ्रू शक्ति तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन सेल्वी आईने में देख के समझ गई थी कि उसका हस्बैंड एक्चुअली में उसका हस्बैंड नहीं बल्कि कोई शैतानी शक्ति है, और इसीलिए वो अपनी जान की बाजी लगा के अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करी थी। एक पॉइंट पे तो सेल्वी बच के निकल भी पाती, लेकिन अपने पति के प्यार में वो फंस गई और हाँ, बाघ जो कि उसके पति के रूप में था वो सेल्वी को कुएं में लटका दिया फांसी लगा के, यानी कि सेल्वी वहीं पे मर गई। देन बाघ सेल्वी का रूप ले लिया और वो शक्ति को मार ही देती, लेकिन ऐन वक्त पे गांव वाले आ गए थे। अब क्योंकि सेल्वी के शरीर को जलाया नहीं गया बल्कि सिर्फ दफनाया गया, तो ऐसे में सेल्वी की आत्मा वापस आ गई है, यानी कि वो हमारे पृथ्वी को छोड़ के गई ही नहीं और वो अब घर में रह के अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही है। पिछली रात सेल्वी की आत्मा ही पंडित रूपी बाघ को घर से घसीट के बाहर फेंक दी थी। नाउ देखा जाए तो ये बाघ ऑलरेडी रवि और पुलिस वाले को मार चुकी है और उसे बस अब शक्ति को मारना है ताकि वो इटर्नली पावरफुल बन सके। ये सुनते सर्वानंद फौरन घर जाता है, वहीं पुलिस स्टेशन में बाघ हमला करती है। इस हमले के दौरान स्वामी जी बाघ का सामना करते हैं और उसे यहाँ से भगा देते हैं। नाउ कमिंग टू होम, वेल, जब डॉक्टर माया घर के अंदर आने की कोशिश कर रही थी
तो सेल्वी की आत्मा उसे अंदर नहीं आने देती। ऐसा इसलिए क्योंकि माया के डॉक्टर वाले कोट पे बाघ का खून लगा था। अब फिलहाल माया पुलिस स्टेशन में सबकी मरहम पट्टी करके आई थी क्योंकि वहां बाघ का हमला हुआ था। यानी कि बाघ भागी नहीं है बल्कि किसी का रूप ले चुकी है उसी पुलिस स्टेशन के अंदर। जी हाँ दोस्तों, ये जानते सर्वानंद फौरन विलेज के प्रेसिडेंट से मिलने जाता है क्योंकि वो भी उस वक्त पुलिस स्टेशन पे ही थे। वहां सर्वानंद को प्रेसिडेंट के कार की डिक्की में स्वामी जी की लाश मिलती है और इसका सिर्फ एक ही मतलब था कि बाघ स्वामी जी को मार के अब उनका रूप ले चुका है। हम देखते हैं कि स्वामी जी ऑलरेडी उस जगह पहुंच गए थे जहां सेल्वी को दफनाया गया था और वो उसकी लाश को बाहर निकलवाते हैं। क्यों? ताकि वो सेल्वी की आत्मा को उसके शरीर में डाल के उसका अंतिम संस्कार कर दें, जिससे सेल्वी की आत्मा को पृथ्वी से जाना पड़ेगा और तब इस बाघ को शक्ति को मारने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो बस फिर क्या था, स्वामी जी रूपी बाघ तंत्र मंत्र से सेल्वी की आत्मा को इस जगह पे खींच लाता है। सेल्वी की आत्मा जो कि अपने बच्चों के साथ घुल मिल गई थी, उनके साथ खेल रही थी, वो इस जगह पे खींची आती है और वो स्वामी जी से लड़ना शुरू करती है। इनके बीच एक हेवी वीएफएक्स फाइट होता है और एक पॉइंट पे स्वामी जी उर्फ बाघ वहां आसपास की कई बुरी आत्माओं का सहारा लेके सेल्वी को हरा देते हैं और उसकी आत्मा को उसके शरीर में डालते हैं। फिर स्वामी जी सेल्वी के शरीर को जला देते हैं जिससे सेल्वी की आत्मा इस मॉर्टल वर्ल्ड से आजाद हो जाती है। तब इस जगह पे सर्वानंद भी आता है लेकिन इट वाज टू लेट। जाते जाते सेल्वी की आत्मा अपने बड़े भाई सर्वानंद से कहती है कि मेरे बच्चों को किसी तरह बचा लो। अब इस सब के तुरंत बाद स्वामी जी उर्फ बाघ घर पहुंचते हैं शक्ति को मारने, लेकिन डॉक्टर माया चालाकी से शक्ति को लेके वहां से निकल जाती है और कहां जाती है? वहां जहां मारियम्मा देवी की पूजा हो रही थी। जी हाँ, पूजा ऑलरेडी शुरू हो गई थी, वो आज ही थी और सर्वानंद भी वहां शक्ति को बचाने आता है। इस पॉइंट पे बाघ भी वहां आता है और इनके बीच चूहे बिल्ली का खेल शुरू होता है। एक पॉइंट पे सर्वानंद शक्ति को लेकर राक्षस की बड़ी मूर्ति के अंदर घुस जाता है। यहाँ बाघ भी आता है और वो शक्ति को मारने की भरपूर कोशिश करता है। ये लोग बंबू जैसे स्टेयर्स पे भाग दौड़ करते हैं और सर्वानंद अपनी पूरी ताकत से बाघ का सामना करता है एंड एंड मोमेंट पे वो मूर्ति की आंख से शक्ति को लेकर बाहर कूद जाता है। अब जैसे ही बाघ भी इस राक्षस की मूर्ति की आंख पे आता है तभी पूजा संपन्न होती है और मारियम्मा देवी की हाथों से त्रिशूल छूटता है सीधे राक्षस की मूर्ति की ओर। देन हम अम्मन देवी को क्लियरली देख पाते हैं जो कि त्रिशूल लेके बाघ पे हमला कर देती हैं और इस हमले से बाघ फाइनली मारा जाता है। यानी कि देवी ने फाइनली बाघ को खत्म कर दिया, शक्ति भी बच गई, सर्वानंद भी बच गया। अब फिल्म के एंड सीन में हम जान पाते हैं कि सर्वानंद अब इस गांव में ही रहेगा और उस घर को वो लोग एक अस्पताल में तब्दील करने वाले हैं इन कोलैबोरेशन विद अ बिग मेडिकल कंपनी। क्यों? क्योंकि माया का वो ड्रीम था और वो ड्रीम साकार हो गया और गांव में एक अस्पताल चाहिए भी। वही शक्ति और सर्वानंद जूनियर भी खुश हैं और वो लोग घर के बाहर बॉल से खेल रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति भी उनके साथ बॉल खेल रही थी। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है।